फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अधिगम के इस मार्ग में जो साधक तत्व हैं और बाधक तत्व हैं। साधक का मतलब जो सीखने के लिए सहायक हैं, और बाधक मीन्स जो सीखने में हमारे बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे कारकों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो जो मित्र हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर मीन्स एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये और हमारा साइकोलॉजी का पेपर जो है, ये दोनों पेपर से हमारे जो वीडियोस हैं वो सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक है SSDYA। ठीक है, और चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा ये चैप्टर, क्योंकि अब फिनिश होने वाला है। अधिगम का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि कौन से वो तत्व हैं जो हमारे अधिगम के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, और दूसरे वो कारक जो हमारे अधिगम के को सहज बनाते हैं। ठीक है, सरल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अधिगम के जो, या अधिगम मतलब सीखना, तो इसके मार्ग में कौन से बाधक तत्व हैं, तो पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और फिर उसके बाद जानेंगे साधक। साधक मतलब जो पॉजिटिव वे में कार्य करते हैं हमारे अधिगम को प्रोग्रेस, अधिगम की प्रोग्रेस में। ठीक है, तो बाधक कारक है, पहला है हमारा थकान। ठीक है, यदि कोई बालक, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते हुए थक गया है, फैटिग, थकान मतलब फैटिग, यानी कि कोई कार्य करते हुए थक गया है, उसकी शारीरिक और मानसिक जो भी मांसपेशियां हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो करने में अब वो सक्षम नहीं है। उसकी मांसपेशियों में थकान है, जकड़न है, वो कोई क्रिया नहीं करना चाहता, शरीर में दर्द हो रहा है, या मस्तिष्क में कोई कार्य करते करते क्या हो जाता है कि फिर आप जब कोई कार्य करते रहते हैं तो फिर उसका रिपीटेंस दिमाग में होने लगता है। आप कोई नई चीज़ नहीं सीख पाते हैं, नई चीज़ों की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जा पाता है, और समस्या का समाधान ढूंढने में आपको बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो थकान नाम का जो पहला कारक है, जिसे फैटिग कहते हैं, तो ये हमारे सीखने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरा है चिंता। यदि कोई व्यक्ति चिंतातुर है, यानी कि उसके वर्तमान या भविष्य को लेकर कोई चिंता है उसके मस्तिष्क में, वो इस बात से डरा हुआ है कि इसका परिणाम क्या होगा, या आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, वर्तमान में जो उसकी समस्याएं हैं तो उसके भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगी। इस प्रकार की जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यदि उसके मस्तिष्क में चल रही है, और वो उसका चिंता कर रहा है, उसके बारे में डर रहा है, भयभीत हो रहा है, तो ये चीज़ भी उसके सीखने के मार्ग को बाधित करेगी। यानी कि उसका वर्तमान में जो अधिगम चल रहा है, वो वर्तमान के अधिगम को वो प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा भगनाशा। भगनाशा का इंग्लिश क्या कहते हैं इसको, फ्रस्ट्रेशन, यानी कि भगनाशा, इसके हिंदी का जो शब्द है, इससे इसको जो तोड़ के अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकल आता है। भग्न माने टूटी हुई, आशा मतलब कोई भी किसी भी कार्य को करने की जो आशा है, जो उम्मीद है, ऐसी कोई उम्मीद, ऐसी कोई आशा जो कि टूट चुकी है, तो उसको हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने अपने, जैसे कोई बालक है, उसने खूब साल भर अध्ययन किया, पूरे की एग्ज़ाम के समय अच्छा परफॉर्मेंस उसका होगा, लेकिन अचानक से क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय वो बीमार पड़ जाता है, या कोई घटना घट जाती है जिससे वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी हैं। उसने सोचा था कि कक्षा में प्रथम स्थान आएगा, डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान आएगा, स्टेट में पहला स्थान आएगा उसका, लेकिन अब वो चीज़ नहीं कर पाया, तो इसलिए उसकी आशा टूट चुकी है, यानी कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात पे समझ में आ गई, कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद जब व्यक्ति की टूट जाती है तो वो भग्नाशा कहलाती है। वो मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पर, दोनों पे से प्रभाव डालती है, और उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भग्नाशा, जो कि हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। और चौथा है हमारा अहमग्रस्तता, ईगो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक अहमवादी है, उसे लगता है कि ये कार्य वो कर ही लेगा, चुटकियों में कर लेगा। ठीक है, उसको अगर ऐसा लगता है कि ये कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई कार्य उसको सौंपा गया और उसको लगता है कि ये तो मैं कर ही लूँगा, ये तो मैं जब चाहे कर लूँगा, 10 मिनट में कर लूँगा, 5 मिनट, तो ऐसे करने वाला व्यक्ति क्या होता है कि वो जब उसे वास्तव में अपने परफॉर्मेंस का 100% देना होता है, तब वो नहीं दे पाता है। जैसे आपने एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि कछुए जो होता है उसको, वो तेज़ दौड़ लेता है, और जो कछुआ जो होता है वो धीमे दौड़ता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलती से हमने गलत बोल दिया आपको।
तो जो कछुआ होता है वो बहुत धीमे चलता है और जो खरगोश होता है उसको वो बहुत तेज़ भागता है। तो खरगोश को क्या होता है कि वो अहम में आ जाता है, उसको घमंड हो जाता है इस बात का कि मैं बहुत तीव्र गति से दौड़ लेता हूँ और कछुआ बहुत धीमी गति से दौड़ता है। तो जब उनमें कंपटीशन होता है तो उसको लगता है कि कछुआ तो अभी बहुत देर चलेगा, तब तक मैं सो लेता हूँ, बीच में जाके वो सो जाता है और इस प्रकार से जो धीमी गति से चलने वाला कछुआ होता है वो रेस को जीत जाता है। ठीक है। तो जब कोई किसी के मन मस्तिष्क में ये भाव पैदा हो जाता है कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं पल में कर लूँगा, मुझे आता है, मुझे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तैयार कर लिया है, तो अंत में क्या होता है कि कभी कभी उसका ये अहम उसे नीचे गिरा देता है, या फिर कह सकते हैं कि ये अहम उसे उस कार्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक है। तो ये अहम ग्रस्तता यानी ईगो इन्वॉल्वमेंट भी हमारे अधिगम को, ये हमारे सीखने को प्रभावित करती है नेगेटिव वे में। ठीक है। फिर है अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ। कुछ ऐसी शिक्षण विधियाँ जो कि शिक्षक कक्षा में प्रयोग करते हैं, तो उन शिक्षण विधियों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी कभी कभी स्टूडेंट्स पर पड़ता है। क्योंकि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, ये इनके बारे में बताया गया है कि किस शिक्षण विधि का उपयोग हमें किस विषय में और किस कक्षा स्तर पे कैसे करना है। ठीक है। तो जैसे हम प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो रुचि का जो कोई विषय है, तो ऐसे पढ़ाया जाए कि छात्र उसमें अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर ले। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें उनके मस्तिष्क के, उन्हें उनकी बुद्धि और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए उस विषय को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करना होगा। यानी कि प्राथमिक स्तर पर क्या करेंगे, हम खेल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चे जिसमें खेल, उनको लगे कि ये पढ़ाई नहीं हो रही है, खेल हो रहा है। ठीक है। खेल खेल में वो चीज़ें को सीख लें, ऐसे हमें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। कविता के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उन्हें चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अगर हम और भी ऊंची कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं, जो भी हमें बताए गए हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ मेथड्स दिए गए हैं, कि इनको यूज़ करके हम अपने शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं, जिससे कि छात्र उस विषय को पढ़ने में इंटरेस्ट लें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारी अधिगम की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। ठीक है। जब ये इन चीज़ों को हम गलत तरीके से कक्षा में प्रस्तुत करते हैं, छात्रों को ये ध्यान नहीं रखते कि किस कक्षा स्तर में हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं, या फिर हम किस कक्षा के जो कक्षा में जो छात्र हैं उनका सबका अलग अलग मानसिक स्तर है, तो हमें किसको ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारा जो अधिगम होता है, जो सीखने का जो वक्र होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव यानी कि डाउन चला जाता है। छात्र कम सीख पाते हैं और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। तो ये 5 कारक थे जो कि सीखने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। आइए देख लेते हैं सीखने के मार्ग में साधक यानी कि सहायता करने वाले कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है हमारा अभिप्रेरणा। पहला कौन सा कारक है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए स्वप्रेरित होता है, अभी मतलब अंदर से, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, जब कोई अंदर से मोटिवेटेड होता है, इनर मोटिवेशन उसके अंदर है, वो स्वप्रेरित है, उसने उसको किसी ने किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं किया है, बल्कि उसने स्वयं को प्रेरित किया है कि मैंने ये करना है। ठीक है। तो उस कार्य को करने में वो सक्षम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम ये बोलें कि फला व्यक्ति ये कर रहा है तो आप भी ये करो, तो उसके अंदर वो जिज्ञासा और वो भावना उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए स्वयं अपनी क्षमताओं का आकलन करता है, शारीरिक मानसिक क्षमताओं का आकलन करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है या उठ खड़ा होता है, तो उसे अभिप्रेरणा बोला जाता है। ठीक है। और उस अभिप्रेरणा में उसके वर्तमान की दुश्चिंताएं, वर्तमान की जिज्ञासाएं और साथ में भविष्य, उज्जवल भविष्य, यह कह सकते हैं भविष्य में उसको अपना एक बहुत ही सुंदर वो देखने को मिलता है, सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। तो वो उस कार्य को करने के लिए अपने आप ही उठ खड़ा होता है। तो इसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। और ये अभिप्रेरणा क्या करती है, हमारे सीखने के जो वक्र है उसको बढ़ा देती है। ठीक है। कैसे, पॉजिटिव वे में। ठीक है। सकारात्मक जो तरीका है, उस तरीके से हमारे शिक्षण को, हमारे अधिगम को, हमारे सीखने को ये प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा। ठीक है। रुचि एवं अवधान, दूसरा है हमारा रुचि एवं अवधान, इंटरेस्ट एंड अटेंशन।
तो रुचि अधिक, यदि कोई चीज़ हम अपनी रुचि का करते हैं, ठीक है, जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है तो उसे साइंस के विषय जब पढ़ाए जाएँ कक्षा में तो उसे रुचिकर नहीं लगेंगे। यदि कक्षा में गणित की जो प्रश्नावली हल कराई जा रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर साहित्यिक कक्षा चल रही है और तो वो कल्पना लोक में विचरण करेगा, उसे वो कहानियाँ, वो नाटक, वो उपन्यास और वो जो गीत हैं वो उसे कल्पना लोक की सैर कराएंगे और वो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही यदि कोई विज्ञान का छात्र है तो उसे इन कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी चीज़ें हैं उनमें उसे मज़ा नहीं आएगा। उसे क्या है कि उसे तो जो भी सवाल दिए गए हैं, जो भी कोई समस्या उपस्थित की गई है उसको हल करने में उसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो उसका जो ज्ञान होता है वो मात्रात्मक होता है, गुणात्मक कम होता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल वे में सोचता है, उसकी जो सोचने की जो क्षमता होती है वो तार्किक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे रुचि को प्रभावित करती हैं, यानी कि हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित करती हैं। और ये इंटरेस्ट ही हमारे अवधान को खींचता है, यानी हमारे अटेंशन को खींचता है। हमारे मन की कोई चीज़ कहीं पर हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान सहज ही चला जाता है। लेकिन जब हमारे मन की कोई चीज़ नहीं हो रही होती है तो अगर कोई चीज़ हमें दिखाई भी जाती है तो हम अपना ध्यान उधर से हटा लेते हैं, हमारा ध्यान उधर से बट जाता है। ठीक है, तो ये रुचि और अवधान भी हमारे सीखने के साधक कारक हैं, यानी कि सीखने में सहायक कारक हैं। फिर तीसरा है हमारा आकांक्षा स्तर, एस्पायरेशन लेवल। ठीक है, जब जो हमारी एस्पायरेशंस हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो हम उस कार्य को अधिक मेहनत से, अधिक रुचिपूर्वक करते हैं, अधिक समय देते हैं उसको। ठीक है, तो वो कार्य अपने आप ही चंद समय में ही पूर्ण हो जाता है और उसका सुखद परिणाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अधिगम में जो हमारा एस्पिरेशन लेवल है, आकांक्षा स्तर है, ये भी कहीं ना कहीं सहायता करता है, ताकि जो अधिगम का की जो गति है वो कहीं ना कहीं हमारा आकांक्षा स्तर बढ़ाता है। ठीक है, फिर है समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक्स। तो ग्रुप डायनामिक्स में क्या है कि ये जो व्यक्ति के इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस समूह से आया है। जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, वो किस समूह का सदस्य है, उस समूह का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, नैतिक जो भी उसके विकास का जो भी तरीका है, वो कैसे वो समाज विकसित हो रहा है, तो उस समाज के गुणों का प्रभाव उस बालक पर या उस व्यक्ति पर होता है। तो यदि समाज प्रोग्रेसिव है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का सीखने की तरफ जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी तो उसका परिणाम सुखद होगा और वो अच्छी ढंग से सीख पाएगा। यदि व्यक्ति बहुत ही उसका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है और वो बहुत ही निम्न स्तर से आया है, तो उसके सीखने की जो क्षमता होगी वो बाकियों की तुलना में कम होगी। ठीक है, तो ये समूह गतिकी भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक वे में, दोनों में। तो यहाँ पे देखने लायक ये है कि समूह गतिकी को हम सकारात्मक, सहायक वे में ले रहे हैं, कि ये पॉजिटिव तरीके से हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है कि सीखने के साधक कारक कौन से, सीखने के बाधक कारक कौन से हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और इसका डिस्क्रिप्टिव में तो बनता ही है। तो ये कम शब्दों में हमने आपको एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस किया है आपके समक्ष। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।